गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सिटीजनशिप की रूलिंग्स होनी चाहिए वो फेयर एंड लॉफुल होनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि एक पर्सन को आप फॉरेनर अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक फेयर एंड लीगल प्रोसेस यहाँ पे होना चाहिए। इसको फॉलो किए बिना आप किसी को भी फॉरेनर डिक्लेयर नहीं कर सकते। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर गुवाहाटी हाई कोर्ट की 27 जजमेंट को साइड रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि जो डिसीजन होने चाहिए वो फेयर, लॉफुल एंड रीजनेबल यहाँ पर होने चाहिए। देखो, अगर जैसे फॉर एग्जांपल असम की मैं अगर बात करूं तो ट्रिब्यूनल के सामने मुद्दा जाता है। ट्रिब्यूनल को डिसाइड करना होता है कोई फॉरेनर है या नहीं है। तो देखो, ऐसे केस में ना जो सामने वाला व्यक्ति है उसको एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले बंदे को आपने कोई मौका ही नहीं दिया अपने दस्तावेज, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने का। एविडेंस को प्रॉपरली आपने देखा ही नहीं। अथॉरिटीज ने इंडिपेंडेंटली केस को एक्सेस असेस ही नहीं किया। या फिर अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ अगर बंदा नहीं आपके सामने पेश हो पाया, आपने उसको फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया। ये फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप उस पर्सन को यहाँ पर प्रॉपरली इन्फॉर्म करिए, उनको अपने दस्तावेज दिखाने का, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट है, लैंड रिकॉर्ड्स हैं, इलेक्टोरल डॉक्यूमेंट है, स्कूल सर्टिफिकेट हैं, इनको देखा जाए प्रॉपर ढंग से। उस बेसिस के ऊपर यहाँ पर जो फैसला है वो लिया जा पाए। तो एक फेयर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन दोस्तों हमारा संविधान है, क्योंकि आर्टिकल 14 है हमारे पास, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 21 की बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। ये सभी को अप्लाई होता है, केवल इंडियन सिटीजन को नहीं, सबके लिए है आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के अंदर एक बात और बोली कि अगर हम बात करते हैं ना फॉरेनर एक्ट की, तो फॉरेनर एक्ट 1946 का जो सेक्शन 9 है वो बात ये करता है कि अगर किसी बंदे को हमने फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया है ना, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है अपने आप को प्रूव करने की कि वो भारत का नागरिक है। यानी कि जो बर्डन है ना वो इस बंदे के ऊपर है, बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, तो ठीक है, इस बंदे के ऊपर बर्डन है, दैट इज फाइन। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ड्यू प्रोसेस ही फॉलो ना करो। ट्रिब्यूनल को ड्यू प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा। बर्डन उस बंदे पे रहेगा, बट स्टिल दे नीड टू फॉलो द प्रॉपर एंड द राइट प्रोसेस। ये बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। दोस्तों, डेट है आज की 14 जुलाई 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पॉपुलेशन स्टेटस रिपोर्ट 2024-25। अब थोड़ा इसको समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। दोस्तों, आप सब लोगों ने जीबी के बारे में सुना होगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे देश के लिए। एक्चुअली ना ये जो स्पीशी हैं ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इनकी संख्या बहुत कम बची है आज के समय के ऊपर। आज के समय आपको मेजरली ये राजस्थान के अंदर एंड गुजरात में देखने को मिल जाएंगे। देखो, वैसे मिलते इसके अलावा भी हैं, जैसे थोड़े बहुत पॉपुलेशन इनकी महाराष्ट्र में भी है, थोड़ी कर्नाटका में भी है, थोड़ी आंध्रा में भी है। पर मेजरली राजस्थान के अंदर ज़्यादा है, थोड़ी बहुत गुजरात में है और इनमें तो ना के बराबर है, बट राजस्थान इज़ द मेन। अब इनकी अगर आप ज़रा पिक्चर देखो, आपको कुछ खास बातें इनमें देखने को मिलेंगी। एक तो ना ये जो बर्ड्स हैं ये काफ़ी हैवी होते हैं। इंडिया में जो हैवीएस्ट बर्ड आपको देखने को मिलते हैं वो दरअसल में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ही देखने को मिल जाएंगे, जो फ्लाई करते हैं बेसिकली। ठीक है, दुनिया में भी वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इनकी जो नेक है काफ़ी लंबी होती है, ठीक है ना। इनकी लेग्स भी काफ़ी लंबी आपको देखने को मिल जाएंगी और हॉरिजॉन्टल बॉडी पोस्चर इनका यहाँ पे होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इनकी जो डाइट है ना वो ओमनीवोरस है, यानी कि ये प्लांट्स के ऊपर भी फीड कर लेते हैं। एंड इवन अगर मैं बात करूं अपने जो इंसेक्ट्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, रोडेंट्स, इन सब के ऊपर भी फीड करते हैं। ये एक तरह की इंडिकेटर स्पीशी हैं और फ्लैगशिप स्पीशी भी हैं। फ्लैगशिप स्पीशीज वो होती हैं जो हमारे उस इकोसिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे ग्रासलैंड के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडिकेटर क्यों है कि अगर आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको अच्छी संख्या में देखने को मिले, ये इंडिकेट करता है कि वहाँ का इकोसिस्टम अच्छे से प्रॉस्पर कर रहा है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, इनका आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में और ऐसे ही डब्ल्यूपीए के अंदर भी शेड्यूल 1 में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। अभी हुआ पता क्या है, इनके पहले जो हमने नंबर्स काउंट किए थे वो 2017-18 में यहाँ पे हमने किए थे। उसके बाद अब जाके इनका असेसमेंट हुआ है 2024-25 के अंदर। और जो ये असेसमेंट किया गया है ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और साथ में राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन्होंने मिलकर यहाँ पे इसका असेसमेंट किया है। तो ऐसा देखने को मिला है कि इनकी जो नंबर्स हैं लगभग 130 के आसपास हैं।
देखो एग्जैक्ट आंकड़ा ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, एक रेंज ही हम बता सकते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि इनकी रेंज 110 से लेकर 150 के आसपास है, क्योंकि कई बार डबल काउंटिंग हो सकती है। तो 130 इज द नंबर जो हमने यहाँ पे बताया है। एंड एक बात और देखी गई कि इनके पास देखो काफ़ी सारी हैबिटेट तो है, पर ये ज़्यादातर 16% वाला हिस्सा जो होता है मेजरली उसी में पाए जाते हैं। यानी कि एरिया बहुत सारा है जिसमें पाए जा सकते हैं, पर मेजरली पाए कुछ एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर ही यहाँ पे जाते हैं। तो इसमें राजस्थान को यहाँ पे कवर किया गया, गुजरात को यहाँ पे कवर नहीं किया। गुजरात में केवल कुछ एक ही वाइल्ड फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये ज़्यादातर कहाँ देखने को मिल रहे हैं, जो डेजर्ट नेशनल पार्क है राजस्थान में और जो पोखरन रेंज है। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आता है कि वो पावर ट्रांसमिशन जो लाइंस होती है ना, जो बिजली की तारें होती हैं, बिजली के पोल्स होते हैं, उनके साथ ये टकरा जाते हैं। इनकी ना एक्चुअली देखने की क्षमता काफ़ी कम होती है, जिस वजह से ये इस तरह पावर ट्रांसमिशन लाइन के साथ टकरा जाते हैं। उसमें टकराने की वजह से इनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। इनफैक्ट हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, पोचिंग या फिर वाइल्ड एनिमल्स इनके एग्स को खा जाते हैं। तो ये सारी दिक्कतें भी हैं। तो एक्चुअली आपको ज़्यादातर वहीं देखने को मिलेंगे जहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन कम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो, है ना? जहाँ पे एग्रीकल्चर भी थोड़ा कम ही हो, बहुत ज़्यादा ना हो, राइट? वहाँ पर आपको मोस्टली देखने को मिल जाएँगे। तो इस तरह से सर्वे में 35 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फ्लॉक्स देखे गए, 1568 चिंकारा हर्ट्स देखे गए, डेजर्ट फॉक्सेस, नीलगाय, वाइल्ड पिग्स, ये सारा इस सर्वे के अंदर यहाँ पे हमने देखा। तो हमने यही नोटिस किया है कि पावर लाइन्स बढ़ने से, सोलर प्लांट्स बढ़ने से, सड़कें, एग्रीकल्चर फेंसिंग होने की वजह से ये सारी दिक्कतें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। बाकी सारी बात मैंने आपको बता ही दी इनके बारे में। और ध्यान रखिएगा मोस्टली ये ग्रासलैंड वाले रीजन में पाए जाते हैं, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स के अंदर। तो ये कुछ बातें थी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जो आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है मनथु पद्मनाभा पिल्लई जी के बारे में। दोस्तों अभी पता क्या हुआ है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं सीपी राधाकृष्णन जी, इन्होंने एक स्टैचू नई दिल्ली के अंदर जो है वो इनॉग्रेट किया हमारे सोशल रिफॉर्मर मनाथु पद्मनाभन जी के, उनके रिस्पेक्ट के अंदर। तो दरअसल में अगर मैं बात करूँ ना केरला स्टेट की, तो केरला स्टेट के अंदर इनको बहुत ज़्यादा माना जाता है। मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा इनके बारे में। इनका जन्म जो हुआ था ना 2 जनवरी 1878 को हुआ था ट्रेवनकोर, जो कि आज के समय केरला के अंदर है। अब ये नोटिस करना कि 2 जनवरी को ना हर साल केरला में हॉलीडे होती है। उनका कारण यही है कि इनका जन्म हुआ था केरला में, स्टेट हॉलीडे के रूप में इसको यहाँ पे मन्नम जयंती के तौर पे इसको मनाया जाता है। अब इन्होंने अपना जो करियर स्टार्ट किया वो टीचर के तौर पे स्टार्ट किया, फिर आगे जाके ये लॉ प्रैक्टिशन बन गए 1905 के अंदर। अब इन्होंने पॉवर्टी और सोशल डिस्क्रिमिनेशन अपनी लाइफ में देखा और इसी वजह से इन्होंने इसके लिए काम करना भी स्टार्ट किया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये नायर सर्विस सोसाइटी के यहाँ पे इन्होंने फाउंड किया 31 अक्टूबर 1914 को। क्यों? देखो नायर ना एक कम्युनिटी है, तो हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो शादी के रिगार्डिंग बहुत सारे आपके कंसेप्ट्स रहते हैं। कई ऐसी शादियां होती हैं कि विडो की रीमैरिज नहीं होनी चाहिए, सुपरस्टिशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट? तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, सोशल लेवल्स को ख़त्म करने के लिए इन्होंने नायर सर्विस सोसाइटी बनाई। फिर वाइकम सत्याग्रह 1924-25 के अंदर हुआ, गुरुवायूर सत्याग्रह हुआ 1931-32 के अंदर। तो इसमें इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। इनका कारण ये था, ये चाहते थे कि देखो जो टेम्पल रोड्स है ना वो सबके लिए ओपन होनी चाहिए, ठीक है? इवन आपके जैसे गुरुवायूर सत्याग्रह था तो इसमें भी ये था कि जो लोअर कास्ट हिंदूज हैं उनको भी यहाँ पे एक्सेस मिलना चाहिए इन सब चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने करी। इनफैक्ट स्वर्ण जत्था जो था ना उसको इन्होंने लीड भी किया ताकि ये जो सड़कें हैं इनको यहाँ पे मिल पाएँ। इसके अलावा अगर हम बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया उन्होंने 1946 के अंदर, और सर सीपी रामास्वामी अय्यर की एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रेवनकोर के अंदर चल रही थी ना, उसको इन्होंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपोज किया, ठीक है? बेसिकली ये जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ना ये काफ़ी ऑटोक्रेटिक थी। आगे जाके ये हमारा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके भी यहाँ पे मेंबर बनते हैं 1949 के अंदर। और एक विमोचन समारंभ, लिबरेशन स्ट्रगल ऑफ 1959 में इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया या लीड किया। इनफैक्ट इन्होंने पॉइंट पता क्या था कि उस टाइम केरला के अंदर जो कम्युनिस्ट सरकार थी वो चल रही थी, तो इन्होंने बहुत बड़े स्तर के ऊपर प्रोटेस्ट किया। इतना बड़ा वो प्रोटेस्ट हो गया कि कम्युनिस्ट की जो सरकार थी वो केरला के अंदर यहाँ पे गिर जाती है। बाकी एजुकेशन के अंदर भी इन्होंने नायर रेगुलेशन 1924-25 यहाँ पे लाए ताकि जो क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस है वो सबको यहाँ पे मिल पाए। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे
किए। बाद में आगे जाके इनको पद्म भूषण 1966 में मिलता है और इनको भारत केसरी के नाम से भी हम यहाँ पे जानते हैं। तो केरला के लिए उन्होंने बहुत ही शानदार यहाँ पे काम जो है वो किया है। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक है टाइफून बावी। अब ये जो टाइफून है ना, ये आप नोटिस करिएगा, ये आपको यहाँ पर मोस्टली देखने को मिल रहा है, जिसमें आपके कंट्रीज जैसे जापान, ताइवान, चाइना, इन मेजर कंट्रीज को यहाँ पे इसने इम्पैक्ट किया। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ ना, तो जो गुआम है, गुआम एक तरह की टेरिटरी है जिसको कि यूएस ही कंट्रोल करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड्स, ये भी आपको टेरिटरी ही देखने को मिलेगी, यूएस के द्वारा कंट्रोल्ड ही है। तो इन सब रीजन्स के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया। अब होता पता क्या है, ये जो आप नाम सुनते हो ना, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, ये लगभग सिमिलर ही होते हैं। बस होता क्या है कि अगर हम इंडियन ओशन वाले के रीजन की बात करें, वहाँ पर हम नाम इसको साइक्लोन दे देते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें, ये जो पैसिफिक ओशन वाला कुछ हिस्सा है, इसमें हम आपको टाइफून का नाम बोल देते हैं। जैसे अभी ये जो रीजन है, ये आपका वेस्टर्न पैसिफिक ओशन आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसमें टाइफून हो जाएगा। बाकी अगर हम अपने इसके अलावा वाले बाकी जो रीजन्स हैं, ठीक है ना, जैसे आपका अटलांटिक ओशन हो गया, तो ये सारी चीज़ों में आपको हरिकेन नाम मेजरली देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से लोकेशन के हिसाब से इनका यहाँ पे जो नाम है वो हमें यहाँ पे इसको देते हैं। अब आपको पता होगा कि जो साइक्लोन्स हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, वे कैसे फॉर्म होते हैं, वही सिमिलर आपका यहाँ पे टाइफून्स का भी माध्यम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सी सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए मोर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ओशन का टेम्परेचर काफ़ी अच्छा खासा होना चाहिए। फिर कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस होना चाहिए। एक्चुअली ये जो मूवमेंट होती है ना इस तरह से, ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से होती है, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो इक्वेटर की, इक्वेटर बहुत ज़्यादा काम होता है क्योंकि यहाँ पर आपको कोरियोलिस फोर्स नहीं देखने को मिलती। पर जैसे थोड़ा आप इससे आगे जाते हो, तो वहाँ पर आपका रोटेशन ऑफ द अर्थ होता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से, उससे आपका स्टॉर्म स्पिनिंग होती है एंड साइक्लोन्स फॉर्म होते हुए देखने को मिल जाएंगे। फिर अगर ह्यूमिडिटी हाई हो, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी हो और लो वर्टिकल विंड हो, इससे आपका साइक्लोन का फॉर्म करने का जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा फास्ट अप हो जाता है। बाकी देर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर सिस्टम, अगर ये होता है तो उससे साइक्लोन फॉर्म करने में तेज़ी बन जाती है। अब पॉइंट पता क्या है कि टाइफून्स में भी कैटेगरीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ना कम से कम 119 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो चलनी चाहिए उसको टाइफून में कैटेगराइज करने के लिए। तो देखो इनकी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 इस तरह से होती हैं। जितना ज़्यादा कैटेगरी बढ़ती रहती है, उतना ही ज़्यादा तेज़ हवाएँ होती हैं एंड उतना ही ज़्यादा नुकसान हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी फ़िलहाल ये जो टाइफून बावी आया ना, ये इतना पॉपुलर पता क्यों हुआ? क्योंकि दरअसल में ये कैटेगरी 5 का है। कैटेगरी 5 मतलब इसकी जो स्पीड आप नोटिस कर पाओगे ना, वो 285 किलोमीटर पर आवर के आसपास थी, ठीक है ना? वैसे तो देखो टाइफून 5 252 के ऊपर होता है, तो वही आप नोटिस कर पाओगे कि इतनी तेज़ी से यहाँ पे हुआ। जापान का साकुशिमा आइलैंड हो गया, वहाँ पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसने कॉज़ किया, फिर आगे जाके चाइना के अंदर भी, राइट? तो अब जाके तो स्लो डाउन हो गया है इसमें, बट फिर भी ये जो पूरा जो प्रोसेस था, इसने बहुत बड़ी तबाही यहाँ पे मचाई है एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी मच इन द न्यूज़। आगे आएँगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा है इसरो अचीव्स मेजर गगनयान क्रू मॉड्यूल माइलस्टोन। देखो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों के साथ ना कई बार डिस्कशन कर चुका हूँ मैं गगनयान मिशन के बारे में। अब आपको पता होगा गगनयान मिशन भारत का पहला, ठीक है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, हमारे जो 3 मेंबर इंडियन क्रू है, उसको हम यहाँ पर लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर यहाँ पे भेजेंगे। लगभग 400 किलोमीटर का ये जो ऑर्बिट है, यहाँ पर हम इनको भेजेंगे। लगभग 3 से 5 दिन या 5 से 7 दिन तक ये स्पेस में रहेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर इनको हम वापस स्प्लैश डाउन करवाएंगे पानी के अंदर, अरेबियन सी, गुजरात के पास में, राइट। तो यहाँ पर इनका स्प्लैश डाउन होगा वापस। तो देखो इसके लिए ना हम बहुत सारी टेस्टिंग कर रहे हैं, इसरो बहुत सारे टेस्ट कर रहा है। जैसे एक चीज़ आप अंडरस्टैंड करना, एक हमारा ना यहाँ पे क्रू मॉड्यूल है, एक सर्विस मॉड्यूल है। लैंडिंग से काफ़ी टाइम पहले पता क्या होगा, क्रू मॉड्यूल और जो हमारा सर्विस मॉड्यूल है, इनको हम अलग अलग कर देंगे, मतलब इनको सेपरेट करना होगा। पहले तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये सर्विस मॉड्यूल में क्या होता है और क्रू मॉड्यूल में क्या होता है। देखो क्रू मॉड्यूल में हमारे जो लोग हैं, हमारे जो तीनों एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो क्रू मॉड्यूल में होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये रहेंगे मिशन के दौरान, यहाँ पर इसी में अकोमोडेट होंगे हमारे क्रू मॉड्यूल के अंदर। एक ऐसा एरिया बनाया गया है जहाँ पर एस्ट्रोनॉट यहाँ पे रह पाए, ठीक है। अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ ना सर्विस मॉड्यूल की, तो सर्विस मॉड्यूल में पता क्या है कि सर्विस मॉड्यूल में आपको यहाँ पे अलग अलग प्रकार का डेटा, अलग अलग प्रकार की पावर और एसेंशियल सर्विसेज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो दरअसल में ना इनको पहले ये कनेक्टेड रहेंगे ये,
ठीक है, दोनों इकट्ठे होंगे सर्विस मॉड्यूल और क्रू मॉड्यूल, पर आगे जाके इनको सेपरेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये सेपरेट होंगे। तो अभी हमने फिलहाल इसके रिगार्डिंग एक टेस्ट किया। फिर हम जब पानी में स्प्लैश करेंगे उससे पहले यहाँ पे पैराशूट डिप्लॉयमेंट होगा, हमने अभी उसके रिगार्डिंग भी टेस्ट किया। और एक ये था कि भाई अगर मान लो कल को ये स्प्लैश हुआ और ये ऐसा सीधा देखो, ऐसे मान लो ऐसे गिरना हम चाहते हैं ऐसे गिरे, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये उल्टा गिरे इसका बिल्कुल, है ना? अगर उल्टा गिरेगा तो हमारे क्रू को यहाँ पे बाहर निकालना मुश्किल हो सकता है ना। तो क्या हम इस उल्टे को हम यहाँ पे सीधा भी कर सकते हैं क्या किसी तरह से? वो भी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये 3 टेस्ट यहाँ पे करेंगे। देखो पहला क्या है यहाँ पे, पहला देखो इधर, ये है क्रू मॉड्यूल अपराइटिंग सिस्टम। मान लो क्रू ऐसे आया, ये इन्वर्टेड उल्टा गिरा, फिर ये अपने आप अगर ऐसे उल्टा गिरेगा ना तो ऑटो अपराइट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये सीधा हो जाएगा और ऐसा यहाँ पर दिख जाएगा सीधा होकर। इससे फायदा क्या होगा, इस ऑटो रिस्टोर कैप्सूल से अगर उल्टा भी गिर गए कोई दिक्कत नहीं, क्रू सेफ्टी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। एक यहाँ पे दूसरा हमने जो टेस्ट किया वो है क्रू सर्विस अम्बिलिकल सेपरेशन टेस्ट। मैंने बताया ना, एक होगा आपका सर्विस मॉड्यूल, एक होगा क्रू मॉड्यूल, हमें सेपरेट करना होगा ना इनको। तो देखो आपके सर्विस मॉड्यूल में ये पावर डाटा एसेंशियल सर्विसेज होंगी, री एंट्री करने से पहले दोनों को अलग करना ही होगा। तो इस टेस्ट के माध्यम से हमने कंफर्म कर लिया है कि जो सेपरेशन है आराम से हो पाए। और तीसरा टेस्ट है एपेक्स कवर सेपरेशन टेस्ट। देखो हमने बोला ना कि जैसे पैराशूट डिप्लॉय करने हैं, पैराशूट डिप्लॉय करने से पहले ये जो ऊपर वाला कवर है इसको सेपरेट करना होगा। तो यहाँ पर इस एपेक्स कवर के नीचे यहाँ पे जो पैराशूट हैं ये यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो आज बाद में ज़्यादा क्या होगा ना कि ऐसे पैराशूट डिप्लॉय करने के अंदर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो ये 3 प्रकार के टेस्ट हैं जो अभी यहाँ पे इसरो के द्वारा सक्सेसफुली करे गए। तो इसमें पता ये लगा है कि हमारे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। आराम से हमने सेपरेशन किया अपने क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को, पैराशूट्स हमारे आराम से यहाँ पे डिप्लॉय हो पाए, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आई है। तो यानी कि क्रू की सेफ्टी पूरी तरह से हम यहाँ पे इंश्योर करके चल रहे हैं। इससे भारत ने यहाँ पे दिखाया है कि हमारे पास ह्यूमन स्पेस बेस्ड कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी खासी है, और एक बार हम जब गगनयान में सक्सीड हो जाएंगे तो डेफिनेटली भारत का बहुत बड़ा नाम दुनिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जो टेक्नोलॉजीज हमने यहाँ पे अभी डेवलप की हैं, इनका फ़ायदा यही होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आने वाले जो मिशन हैं, जैसे हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यहाँ पे बना रहे हैं, तो उसमें मदद मिलेगी इसके अंदर। फिर मिशन की रिलायबिलिटी के ऊपर यहाँ पे अब कोई संदेह नहीं करेगा, क्योंकि हमने इतने एडवांस्ड टेस्ट यहाँ पे करे हैं, तो उन सबका हमें यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। तो यही है इस पर्टिकुलर मिशन का फ़ायदा कि इससे लोगों के अंदर एक इंस्पिरेशन आएगी कि देखो इंडिया कितना शानदार काम कर रहा है। आगे और बहुत सारे बच्चे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की फील्ड के अंदर जाना चाहेंगे। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन यहाँ पे एक्सपेंड होगा और हम एआई, लाइफ साइंस, इन सब के अंदर और ज़्यादा बेहतर ढंग से तरक्की कर पाएंगे। ये सारे फ़ायदे आपको इस पर्टिकुलर मिशन के देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा पता क्या है, अरेंडल 1 मिशन। थोड़ा सा इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। देखो आप सब लोग ना सोलर एनर्जी के बारे में जानते होंगे कि कैसे हम सोलर एनर्जी जनरेट करते हैं। बेसिकली सूरज होता है तो सनलाइट का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, पर दिक्कत पता क्या आती है, दिक्कत आती है रात के समय। रात के समय सनलाइट अवेलेबल नहीं होती, तो हमारे जो सोलर फार्म्स होते हैं ना, वो सोलर एनर्जी को यहाँ पे जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं कर पाते। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? एक सोल्यूशन यहाँ पे है। हम ना एक बड़ा सा शीशा, बड़ा सा एक मिरर, एक काम करते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर लगा देते हैं। ठीक है, अब ये शीशा हमने लगा दिया, एक मिरर लगा दिया लो अर्थ ऑर्बिट के ऊपर। इससे पता फायदा क्या होगा, मिरर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करता है ना मिरर, आप अपना चेहरा देखते हो मिरर के अंदर, है ना? तो मिरर क्या करेगा, ये जो सनलाइट होगी ना, ये रिफ्लेक्ट कर देगा वापस धरती पर। अब उसका क्या फायदा, उसका फायदा दोस्तों यही है कि रात के समय के ऊपर भी हमारे जो सोलर पैनल हैं वो बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये फायदा होगा इस चीज का। तो ये अभी फिलहाल यहाँ पे एक्सपेरिमेंट स्टेज के अंदर है। इस पर्टिकुलर मिशन को बनाया है रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल के द्वारा, जो कि कैलिफोर्निया बेस्ड एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है। ऐसा बताया जा रहा है कि अगर ये सक्सेसफुल रहा तो बहुत ही शानदार ये आगे फ्यूचर के लिए हो सकता है। तो यूएस की सरकार के द्वारा यहाँ पर इनको 2 साल का लाइसेंस दिया गया है कि ठीक है आप 2 साल तक इसको देखो और बताओ कि कितना ये सक्सेसफुल रहता है। तो 18 बाई 18 मीटर का एक आपका अल्ट्रा थिन, बहुत ही थिन आपका माइलर मिरर यहाँ पे लगाया गया है। रिफ्लेक्टिव मटेरियल वाला एल्यूमिनाइज्ड आपका मिरर है। तो ये आपका नॉन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेगा 625 किलोमीटर की हाइट के ऊपर।
और यहाँ पर हमने इंश्योर ये किया है कि सनलाइट डायरेक्टली यहाँ से रिफ्लेक्ट होके धरती के कुछ एरिया के ऊपर आए। तो लगभग आप नोटिस कर पाओगे कि इतनी यहाँ पे इसकी रोशनी होगी जैसे एक फुल मून की नाइट की होती है, तो उसका ये फ़ायदा हो जाएगा। तो रात के समय में रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे हम जनरेट कर पाएंगे, ठीक है ना। हमें पता लग पाएगा कि आगे और इसको बड़े स्तर पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमारे कुछ क्रिटिकल ऑपरेशंस हमने करने हो जिनमें रात के समय लाइटनिंग की ज़रूरत हो, तो वो सब कर पाएंगे। इवन अगर हम बात करें कहीं पर डिज़ास्टर के कुछ ऑपरेशंस रन करने हो तो उसमें मदद हो पाएगी, क्योंकि हमें रात के समय भी क्या हो सकता है कि धरती पे हम यहाँ पे लाइट इंश्योर कर सकते हैं, सूरज की रोशनी। तो ये सब फ़ायदे हमें यहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं। कहीं झाड़ियों के अंदर हमें लाइट चाहिए हो रात के समय भी, वो सारा कुछ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। पर इसमें कुछ चिंता की बात भी है कि देखो, अगर हम बात करें कहीं न कहीं, जैसे हमारे यहाँ रात के समय हम टेलीस्कोप्स के माध्यम से हम बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस करते हैं, तो अब दिक्कत आ सकती है क्योंकि आपने सूरज की रोशनी उस टाइम पे ऊपर बढ़ा दी है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ हो गया, इनके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। इवन अगर हम बात करें ना, तो जो वहाँ की यूएस की सरकार है वो ये भी बता रही है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स रेगुलेशन के रिगार्डिंग भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये मिशन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के बारे में। देखो, ये तो आपका नीति आयोग तो कैसे ही रिलीज करेगा, ये तो दुनिया भर की हम बात करते हैं। तो ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो रिलीज करता है इसको। तो पहला स्टेटमेंट अपने आप में गलत होगा। फिर लॉन्ग मार्च 10B रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, तो भारत का नहीं बल्कि ये चाइना का है, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट इज योर इनकरेक्ट। एंड कैंपा की अगर हम बात करें तो ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, क्योंकि इसको कैंपा या कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 के माध्यम से बनाया गया था। तो तीसरा स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाएगा। तो यही है आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।